Assalamualaikum, you're watching Sunslick Cricket का सुल्तान, sponsored by Ufone, refreshed by Sprite and powered by तमाशा ऐप। आज वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले गए और दोनों मैचेस में क्या ही तमाशा लगा है। न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो क्लोज मैच हुआ, सिर्फ 5 रन से न्यूजीलैंड मैच हार गई। अगर दूसरे मैच की बात करें नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश, तो नीदरलैंड ने कमाल बॉलिंग की। एक तो पहले जल्दी विकेट गंवाने के बाद कमबैक किया, उसके बाद बांग्लादेश को बाआसानी 142 रन पर ऑल आउट करने के बाद अपना मैच जीत लिया है। पहले मैच की बात करें तो उसमें काफी सेंचुरियंस हमें नजर आ रहे हैं, 50-50 रन भी काफी स्कोर किए गए। ट्रेविस हेड ने बरकरफ्तार सेंचुरी की, कमबैक किया इंजरी के बाद और आज अपनी टीम का स्कोर 388 तक पहुंचाया, जिसके ताकुब में जो न्यूजीलैंड है, रवि रविचंद्रन ने सेंचुरी स्कोर की, 50 स्कोर की, जिमी नेशन ने 58 स्कोर किया, लेकिन मैच को जीत नहीं पाए। सिर्फ 5 रन के मार्जिन से न्यूजीलैंड जो है वो मैच हारी है। एडम जंपा ने 3 विकेट लिए और ये 3 विकेटों के साथ वो मोस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं इस वर्ल्ड कप के। 16 विकेट्स हैं। अब अपने पैनल की जानिब जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज के दोनों मैचेस में क्या क्या अहम चीजें थी फॉर द टीम ऑफ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड एंड बांग्लादेश। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब और साबिक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स रहमान भाई जो है हमारे साथ मौजूद हैं। हारून भाई, पहले मैच की तो हम पहले बैटिंग की जो बात की थी हमने वो कर चुके थे एक इनिंग्स की, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जब शुरुआत हुई तो प्लॉट मुझे लगता है न्यूजीलैंड वहीं पर मैच हार गया था जब 10 ओवर्स में 2 विकेटें गंवा बैठा, क्योंकि स्कोर तो अच्छा हो चुका लेकिन विकेटें जो हैं वो इन हैंड नहीं थी, जो कि बाद में जाके उनको काम नहीं आई। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे अपने नज़दीक आई थिंक जब 2 अच्छी टीमें खेल रही हो ना तो इस किस्म के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पूरा पैकेज होता है दोनों टीमों में कि वो रिकवर कर जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो 118 के 10 ओवर में 118 रन करने के बाद उनको भी स्लम्प आया था, बाद में मैक्सवेल ने आके उसको 388 पे लेके गया। लेकिन पिच इतनी अच्छी थी, ग्राउंड छोटा था, सुबह रहमान भी यही बात कर रहे थे कि ग्राउंड छोटा और न्यूजीलैंड चेस कर सकती है ये स्कोर, और ऑलमोस्ट वो कर गई थी। आई थिंक मैं फील करता हूँ कि इस पूरे मैच में मुझे फील्डिंग का मयार वो नजर नहीं आया जो इन दोनों टीमों न्यूजीलैंड की साइड से, दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से कैचेस ड्रॉप हुए हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एंड में अपने नर्व्स को काबू में रखा और उस वक्त उन्होंने कोई गलती नहीं की जब उनके पास कैचेस आए। उन्होंने तमाम के तमाम कैचेस एक्सेप्ट किया और एक बड़ा जबरदस्त रन आउट किया, और वही वो मैच जिताने के लिए जा रहा था नेशम, जिसको उन्होंने रन आउट किया। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट वाज देखें इस किस्म का कॉन्टेस्ट आपको बहुत कम क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को मिली। बैटिंग आप देख लें, आप फील्डिंग में थोड़े से लैप्सेस हुए, बॉलिंग के लिए तो किसी किस्म में रिस्पाइट नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि रहमान आइंदा कभी इसी विकेट में बॉलिंग ही नहीं करेंगे। रहमान भाई वाकई नहीं करेंगे बॉलिंग ऐसे विकेट्स पे, जिसने मार पै रही है जिधर मर्जी बॉल करो, बहुत ठा ठा की आवाज आती है। लेकिन ये है कि विकेट्स के चांस भी होते हैं। देखिए जंपा ने भले 70 रन दिए लेकिन 3 आउट ऐसे कर दिए उनकी टीम के कि वहाँ मैच बन गया। मिचेल अच्छी फॉर्म में था, वो खेलता रहता, अगर 5-10 ओवर भी खेलता तो ये मैच मेरे ख्याल में 2 ओवर पहले ही खत्म हो सकता था। जिस तरह वो गेम बना रहे थे ना, रविंद्रा वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, यंगेस्ट प्लेयर यार, वो एक फ्यूचर मिला न्यूजीलैंड को इस वर्ल्ड कप में, कि जिसने अपनी इनिंग्स को क्या बिल्ड किया है। इतना प्रेशर कि स्कोर बोर्ड को देख देख के जैसे खेलना, बैटिंग में आके वो जिस तरह का परफॉर्म करके गया तो वो उनकी जीत में बहुत हैवी रोल था उसका। लेकिन इसका स्ट्राइक रेट देखें 130.33 और क्या इनिंग्स खेली है इसने, क्या खूबसूरत शॉट, क्रिकेटिंग शॉट खेले कि मजा आ रहा था कि ये मैच जितवा देगा। अच्छा, हैसल में नजर नहीं आए, उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स ऐसे आप बात करें अलोंग द ग्राउंड भी खेली और जो शॉट इनको मिली इन्होंने बाउंड्री के पार भी भेजी है। तो हम जब देखते हैं कि पूरी क्रिकेट में जब आपको एक ऐसा प्लेयर मिल जाता है आपको उसको सेव करना पड़ता है। अब केन विलियमसन नहीं है, इनको चांस मिल रहा है, वो पूरा कैश करते हुए नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, और देखिए आगे उसने अपने फ्यूचर का बहुत लंबा गेट ओपन कर दिया कि ये जब यंग प्लेयर ऐसी परफॉर्मेंसेस देते हैं ना तो फिर 1-6 महीने साल बाद इनके कप्तान बनने के बड़े चांस होते हैं, क्योंकि विलियमसन के बाद उनकी टीम में इस तरह के यंग प्लेयर नहीं है कि जो आगे 5-6 साल कप्तानी कर सके। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कैंडिडेट होगा अगर अगले वर्ल्ड कप के बाद भी अगर ये 1-2 सीरीज ऐसी खेला तो इसके बहुत ब्राइट चांस होंगे कि ये न्यूजीलैंड का कप्तान भी बन सकता है। अच्छा, न्यूजीलैंड की कप्तानी की तो हमने बात कर ली है, टॉम लैथम आज कप्तानी कर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने पहले इतना बड़ा स्कोर खा लिया जहां मुझे लगता है कि गलती, जैसे आपने बात की कि थोड़ा सा उनकी फील्डिंग में इश्यूज आए, लेकिन बॉलर्स जब तक बॉल कर रहे थे उनको वो जगह नहीं मिल पाई, या आज इतना लाठी चार्ज शुरू में ही ट्रेविस हेड ने कर दिया तो लाइन खराब कर दी। देखिए किसी भी बैट्समैन के लिए जब ये पता लग जाए कि पिच में कोई खास मदद नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, छोटा ग्राउंड है
तो उसका दिल वैसे ही बड़ा हो जाता है। देखें ना, दोनों तरफ से बैटिंग जो थी बड़ी सुपरलेटिव थी। जो इन्होंने रविंद्रा की बात की, आई थिंक रविंद्रा एक बहुत यंग, और उसका मुझे उसकी गेम अवेयरनेस बहुत अभी यंग एज में नजर आई। दूसरा ये कि उसकी जो मुझे टेक्निक और जिस अंदाज में वो अपनी बॉल की लाइन में आगे जिस तरह खेलते थे और जहां वो खेलना चाहते थे गेंद वहीं जाती थी। कहीं मैंने कोई मिस टाइम होते हुए नहीं देखा। जिस एरिया में वो खेलना चाह रहे थे वहां खेल रहे थे। तो ये एक मेच्योर्ड प्लेयर की निशानी होती है जो भी यंग एज में ही इतना मेच्योर हो रहा है। आगे जाके अपनी फिटनेस के ऊपर और अपनी स्किल्स के ऊपर वो काम करता रहा तो डेफिनेटली ये एक बड़ा एसेट होगा न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन इस किस्म की जो टीमों में जब ये कंपटीशन होता है ना, तो न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा कीन थी कि किसी तरीके से हम ये मैच आज जीते, हारे ना, क्योंकि उनका अल्टीमेटली अननेसेसरी प्रेशर उन पर अब आ गया ना, क्योंकि वो भी आगे वहाँ पर खड़े हो गए हैं। अगले मैचेस में उनको जीतना बहुत ज़रूरी है। और मोर और लेस आई थिंक अभी अगर आप जब पॉइंट्स टेबल दिखाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी भी ये किसी के लिए गेम ओवर नहीं हुआ। बिल्कुल 3-3 मैच सबके बाकी हैं, 6-6 पॉइंट सबको लेने हैं अगर वो सारे मैच जीतते हैं। तो जो अगर सारे मैचेस अगर वो पॉइंट्स लेके आगे चले गए तो जो एक आध अच्छी टीम है वो हार के अपनी उसी जगह पे खड़ी रहेगी। पॉइंट्स में आप देखें कि 4 टीमें जो हैं वो 4-4 पॉइंट पे खड़ी हैं, 3 टीमें आपकी 8-8 पॉइंट पे खड़ी हैं। तो अगर ये इनके आपस में मुकाबले हैं तो कहीं ना कहीं अगर अपसेट होता है जो भी एक टीम तो उसी जगह पे खड़ी रहेगी ना, दूसरी टीम नीचे से ऊपर आ सकती है। इवन नेदरलैंड ने भी आज जीत के अपने आप को 4 पॉइंट पे ले आए हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेबल एट द मोमेंट। तो मैं ये अभी भी समझता हूँ कि कोई टीम भी अभी 4 में आने के लिए बाहर नहीं हुई है, एक्सेप्ट और इंडिया। अगर एक मैच वो जीत जाती है वो तो थ्रू हो जाएगी। कल का मैच अगर उसके ऊपर काफी वो हम देख लेंगे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। तो आई थिंक किसी को भी होप जो है वो नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक सोच होनी चाहिए इन तमाम टीमों की जो भी 4-4 पॉइंट्स में हैं, वो सारे मैच जीतने हैं। दैट्स इट। फिर उसके बाद देखा जाएगा जी नेट रन रेट पे आता है या नहीं आता, या क्या होता है क्या नहीं होता। अगर जहां मौका मिलता है ऐसी टीमों को वो कोशिश करके नेट रन रेट को बढ़ाने के लिए अपनी विक्ट्री का मार्जिन जो है बड़ा करें। सही। ये उस वक्त के ऊपर देखेंगे सिचुएशन हो गई है कि हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि पहले से वो करने जाएं और वो मैच ही हार जाए। ठीक है रेमान भाई, और आपसे भी यही सवाल है कि अब न्यूजीलैंड के 3 मैचेस बाकी हैं। एक उनको खेलना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक पाकिस्तान के खिलाफ और एक उनका श्रीलंका के खिलाफ है। डू यू थिंक कि लेथम या फिर विलियमसन या जो कीवीज का डगआउट है दे वुड बी एन इमेंस प्रेशर कि अब उनकी पोजीशन खतरे में है, उनको अगले 2 मैचेस लाजमिन जीतने पड़ेंगे अपनी पोजीशन एक्वायर करने के लिए फॉर द सेमीफाइनल्स? देखिए इसका अंदाजा तो आप ये लगा लें कि विलियमसन आज ड्रिंक्स कैरी कर रहे थे। वो क्यों कैरी कर रहे थे? वो आज जाके अंदर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे तो, और उसके मुताबिक आई थिंक वो काफी क्लोज वो उसको लेके, तो इसलिए कि उन सबको पता था कि इस मैच की इंपॉर्टेंस का। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से फॉर्म में आया है और उसने आखिर में जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि अपने नर्व्स को होल्ड किया, वो बड़ी था कि जो मैक्सवेल ने कैच लिया वो इतना आसान कैच नहीं था। उसने बाकायदा वेट करके उसको दूसरे को दूर किया, कुछ दूर लेफ्ट पे भागते हुए उसने वो कैच किया। लेविसन ने फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त की, उन्होंने आखिर में तकरीबन यकीनी बाउंड्रीज बचाई हैं जिससे वो ये इनको प्रेशर बिल्ड हुआ। बहुत प्रेशर उन्होंने 2 बॉलों पे जब 7 स्कोर चाहिए था, एक फुल टॉस आती है, मिस टाइम कर गए या उनको था कि मैं अगली बॉल पे छक्का मार दूंगा जिमी नीशम का? वो स्कूल ऑफ थॉट क्या था? क्योंकि आपको एक रनआउट याद होगा, एक रनआउट हुआ था मार्टिन गप्टिल 2019 के वर्ल्ड कप में, आज एक रनआउट हुआ कीवीज का और वो मैच हार गए। लेकिन बॉल तो बिल्कुल सीधा हाथ में था, लेकिन फुल टॉस थी, बड़ा बॉल मिल गया था उसको, लेकिन वो मेरा ख्याल मिस हिट हो गया उससे, कि कभी भी नहीं चाहता कि लास्ट बॉल पे गेम जाए। तो जब बॉल मिल गया तो मेरा ख्याल है कि जोर लगाने के चक्कर में उससे मिस हो गया। लेकिन मैच ऐसा हुआ है कि अप एंड डाउन, लेकिन दोनों टीमें लड़ी है सही। लेकिन जो आपका सवाल था कि अब न्यूजीलैंड पे प्रेशर, न्यूजीलैंड पे भी प्रेशर है, पाकिस्तान पे भी प्रेशर, दोनों टीमों की अब दौड़ एक ही चीज है कि मैच कैसे जीतना है और अपनी पोजीशन पे कैसे रहना है। इनको थोड़ा एज है कि ये थोड़ा सा पहले 3 नंबर पे तो पाकिस्तान थोड़ा सा डाउन है, तो लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान इनसे भी अच्छे मार्जिन से जीत सकता है या ये पाकिस्तान से जीत सकते हैं, जो उस दिन बेहतर खेलेगा। हारून भाई ने सही कहा कि अभी सिर्फ जीत का मैटर है, अभी पॉइंट्स टेबल का दैट मैटर श्रीलंका इन द रेस एज वेल। एग्जैक्टली। आप ऐसे चक्कर में अक्सर होता है कि शुरू के ओवर तेज खेलने हैं, एवरेज अच्छी करनी है, वहाँ विकेट गिरती हैं, आप बिल्कुल ही 1 साइडेड मैच कर देते हैं। तो ये एक बड़ी दौड़ है, और जिस तरह की क्रिकेट हो रही है जैसे पिचेस के ऊपर, तो ये कहीं भी आप सेफ नहीं है। आप देखें 390 रन कितनी आसानी से चेज हो, सिर्फ 5 रन रह गए थे। एग्जैक्टली 383 तो हो गए। उसमें कितने डॉट बॉल की रेशो भी है। बिल्कुल न्यूजीलैंड ने बहुत सारे डॉट बॉल्स भी खेले हैं, लेकिन फिर भी 5 रन से हारे। तो इसका मतलब है कि आप 350 भी करते हैं तो उस तरह सेफ नहीं है,
क्योंकि बैटिंग हर टीम की 9-10 नंबर तक है, तो जिसका चाहता है कि वो जिधर भी एक अच्छी पार्टनरशिप 100 की लगती है दो बैट्समैनों की, या मिडिल ऑर्डर में या ऊपर से, तो वो मैच को 300 प्लस लेके ही जाती है, 350 प्लस भी। तो अभी बहुत सारे तमाशे लग रहे हैं पॉइंट्स टेबल पे स्टिल। अच्छा, अब बैटिंग की बात करें, जब ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान के मैच के बाद जो उनकी बूस्ट आया है इन द बैटिंग, डेविड वार्नर को देख ले, 2 लगातार सेंचुरी स्कोर की, आज 80 स्कोर किया, ट्रेविस हेड को टीम में लेके आए इंजरी के बाद। ऑब्वियसली वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, इंजर्ड थे, उन्होंने आते साथ ही ये जाहिर कर दिया कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं था, 100 स्कोर की। फील्ड का पता होता है तो उसको ये आइडिया हो जाता है कि बॉलर ने बॉलिंग कहाँ करनी है। फॉर इंस्टेंस अगर उसने ऑन साइड पे 4 या 5 फील्डर लिए हुए हैं और 4 यहाँ पर लिए हुए हैं, तो उसकी लाइन ऑफ अटैक जो है, जो इसका आप स्ट्राइक रेट तो देखें ना, 162 के स्ट्राइक रेट से खेले और 67 बॉल्स के ऊपर 109 रन करना, ये, और वो भी 5 वीक्स के बाद आगे खेल रहा था जी। सिर्फ उन्होंने नेट प्रैक्टिस ही की होगी, लेकिन आई थिंक पिच का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सो इस पे फिर वो लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा रूम देंगे कि वो कहेंगे शायद उसको फॉलो करेगा, लेकिन बाज बॉलर्स जो है ना उसी को उसी लाइन पे बॉल कर देते हैं, इनको रूम मिल जाता है। ओपनर का भी चल रहा है, डेविड वार्नर ने 65 बॉल्स के लिए 81 रन, 5 चौके और 6 छक्के, स्ट्राइक रेट 124। देखिए हम तो अच्छा, ऐसा स्ट्राइक रेट जो है वो पाकिस्तान में, अगर फॉर दैट मैटर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, हमारे जो मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं या फिनिशर है उनका होता है, हमारे ओपनर्स का तो इतना कभी नहीं देखा मैंने। हमारे किसी भी सिवाय मेरा ख्याल अगर आप इफ्तिखार को निकाल दें, इसके अलावा तो हम तो यही कह रहे हैं ना, हमें मैन टू मैन किसी उनके साथ मैच नहीं करना चाहिए। हमारा बिल्कुल स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट है। हम देखें ना, फिर भी उस जगह पे पहुंच तो जाते ही है ना जहां हमें पहुंचना होता है। जो भी अल्टीमेटली वो स्लो खेलें या जैसे भी करें, टारगेट आपको चेज करने की कोशिश करते हैं तो वो वहां पहुंचते हैं। ठीक है, उन्होंने ओवर्स पूरे नहीं खेलते। पाकिस्तान का इशू ये है कि ओवर्स पूरे नहीं खेलते। ओवर्स पूरे खेले तो आपके रन अच्छे खासे और बढ़ जाएंगे कुछ, तो आपके बॉलर्स को मौका मिल जाएगा। सो आई थिंक टाइट सिचुएशन में किसी के गेम किसी के पास भी चले जा सकता है। हर में 6 गेम पाकिस्तान ने खेले, 3 में मेरा ख्याल है कि 50 ओवर से पहले ही हम ये इशू तो सारा 6 वनडे 3 वनडे 50 ओवर ही नहीं सर, मेरा ख्याल 1 में पूरे खेले हमने, जो चेस किए 345, वो भी पूरे ओवर्स में नहीं किया। 3-4 मैच ओडीआईज में 6 में से अगर ओवर ही पूरे नहीं खेलेंगे तो जीत का फिर चांस कम हो जाएगा। चले, पाकिस्तान की आई होप बैटिंग अच्छी हो, और हर मैच के बाद कोई भी मैच हो, चाहे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड इंडिया का हो, कोई भी मैच हो, वो मैच खत्म होने के बाद जो शायकीन है उनके जुबान पे, उनके दिमाग में, उनके दिल में ये सवाल है कि पाकिस्तान का कोई चांस है। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आ रही है, आप देखें कि हर टीम के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट हो रहा है। आप नोट कर रहे हैं कि मुसलसल वही फास्ट बॉलर्स का जो उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वही खेले चले जा रहे हैं। वो जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये सब के यार किसी को रेस्ट देना है, किसी को नहीं देना, किसी टीम की ये सिचुएशन नहीं है कि अपने किसी की बॉलर को वो रेस्ट दे सके या किसी की बैट्समैन को रेस्ट दे सके। सो इसलिए मैं ये फील करता हूँ कि ये सारी उनकी फिटनेस का इम्तिहान भी है। आगे हमारे 3 मैचेस जो हैं इन्हीं फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है, या वो अगर हसन अली को लाना चाहते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो किसी जगह पे लाएंगे। अगर लाते भी हैं उसको, अगर वो ठीक हो जाता है, वेयरएज अब तो एक और भी इशू हो जाएगा, क्या ये कंकशन में जो शादाब दोबारा टीम में तो आ जाए, आ सकते हैं, ऑब्वियसली आ सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो आई थिंक कि उनको ड्रॉप करके रिजर्व में से एक प्लेयर को लाया जा सकता है, ऑब्वियसली, क्योंकि जब कंकशन हो जाता है तो उसके बाद रिप्लेसमेंट उस मैच में तो मिल जाती है, अगले मैच के लिए फिट होंगे कि नहीं। लेकिन जो पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में एक सवाल होता है हर मैच के बाद कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा नहीं करेगा, वो अभी एक सवाल ही है, वो मिस्ट्री ही है, वो भी सॉल्व करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। Welcome back to Sunsilk Cricket के सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा। ब्रेक से पहले आपको बताया था कि आज 2 मैचेस थे और दोनों मैचेस में तमाशा हुआ। दूसरा मैच था नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश। नीदरलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। शुरू में ऐसा लगा कि नीदरलैंड की बैटिंग जो है वो लड़खड़ा रही है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश उन पर जो है हावी हो जाएगी, लेकिन हस्बे रवायत नीदरलैंड का जो मिडिल ऑर्डर है उसने अच्छा परफॉर्म किया और 4 विकेट गंवाने के बाद 63 रन पर 229 का टारगेट दिया बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश ने भी 63 पर 4 विकेटें गंवाई, लेकिन उस तरह का मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर सका जिस तरह नीदरलैंड ने किया था। और बासानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन 142 पे ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश को और उसके बाद मैच अपना जीत लिया। जिसके बाद हारून साहब आप कह रहे थे कि इवन नीदरलैंड भी 4 पॉइंट्स पर खड़ी है हमारे साथ ही पाकिस्तान के साथ। 3 मैच उनके बाकी हैं जी। यू नेवर नो जिस तरीके से वो खेल रही है। लेकिन आज जो मैं जब ये मैच मैं देख रहा था तो एक तो मुझे ना कोलकाता की जो पिच है वो मुझे काफ़ी प्रॉब्लमैटिक लगी। अच्छा, पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं यहाँ जगहों के ऊपर मैं जो पिचेस देख रहा हूँ
वो टेलर मेड है फॉर बैटिंग। यहाँ पर वेरिएबल बाउंस था, गेंद कभी एक जगह से पड़ के उठ रहा था, कभी बैठ रहा था, स्पिन हो रहा था बहुत अच्छा खासा। तो जब हम पहले कह रहे थे कि स्लो पिच है, यहाँ पर टर्न भी बहुत हो रहा था। दूसरा, जो बांग्लादेश ने तो अपने ऊपर मुसीबत खुद ही ली। उन्होंने जब 4 आउट कर लिए तो एडवर्ड जब बैटिंग करने आए तो उनके 2 कैचेस एक के बाद दीगरे छोड़ दिए। एक गली पे कैच छूटा, एक विकेट कीपर ने कैच छोड़ दिया। उसके बाद वो 66 रन के कर गए, उनके गिर्द फिर दूसरे लोगों ने पार्टनरशिप करके स्कोर को 205 तक पहुंचा दिया, 229 तक पहुंचा दिया। उसके बाद फिर जब इन्होंने बॉलिंग की तो मैं देख रहा था कि बांग्लादेश की जो बॉलिंग है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट बाउंस था, वो जो भी खेल रहे थे वो उनसे स्ट्रोक नहीं लग रहे थे। और शुरू में तो उनके 4 आउट हो गए, बाद में थोड़ी कोशिश की महमूदुल्लाह ने भी और 1-2 और प्लेयर्स ने, लेकिन वो मिराज भी अच्छा खेल रहे थे। मेहदी मिराज, हाँ, वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यह है कि वो भी क्योंकि स्पिन इतना ज़्यादा हो रहा था और उनके जो बॉलर्स हैं, हमको पता है ना, बड़ी टाइट लाइन पे बॉलिंग करते हैं और वहीं से ऊपर नीचे होने से उन्होंने विकेट्स लिए। और आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री है नेदरलैंड की, और अपनी होप्स को उन्होंने लाइव रखा हुआ है। रहमान भाई, आप समझते हैं कि नेदरलैंड जैसी टीम भी होप्स को लाइव रखेगी और इंग्लैंड जैसी टीम नंबर 10 पे बैठी होगी? ये आगे जब पॉइंट्स टेबल देखा है तो एक ये दुख भी होता है कि इतनी बड़ी टीम, पहले देखा जाता था कि नेदरलैंड, आयरलैंड जैसी टीमें एंड पे फिनिश कर रही है, लेकिन ये पहला वर्ल्ड कप है कि बड़ी टीमें नीचे हैं और ये वाली टीमें ऊपर हैं और दौड़ में है कि जिधर 1-2 मैच जीत गई तो ये ऊपर क्वालिफाई कर सकती है। और सबसे अच्छी बात यही है कि 3rd गेम है, जो भी ऑपोजिशन इनको बॉलिंग करा रही है, ये अर्ली आउट हो रहे हैं, लेकिन हर बॉलिंग को मिडल ओवर में रन्स भी बना रहे हैं। इतने रन्स बना लेते हैं कि जितनी उनकी बॉलिंग को जरूरत है। देखिए, इतने नहीं बनाते कि 300, 200, 230, 240 से ऊपर नहीं गए, ऊपर नहीं, इसके अंदर, लेकिन उनकी बॉलिंग इतने में खुश है कि हर टीम को इतने में पकड़ के आउट। अगर इन्होंने कभी 300 कर दिया ये तो उड़ा देंगे उनको। और इनकी ऊपर से रन नहीं हो रहे नए बॉल से, अगर जब नए बॉल से रन बन गए तो ये डेफिनेटली 250-300 पे जाएंगे। अच्छा रहमान भाई, बचगाना सवाल है, मासूमाना सवाल है कि जब आपकी टीम का जो टॉप ऑर्डर है परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इस मिडिल ऑर्डर को आगे शिफ्ट क्यों नहीं कर देते? वो वहाँ फ्लॉप हो जाएंगे। अच्छा क्योंकि वो नए बॉल पे प्रैक्टिस नहीं होती। उस तरह उनको प्रैक्टिस कराई भी नहीं जाती, और स्पेशली जो ओपनर्स हैं फिर उनको नया बॉल दिया जाता है। अच्छा, नया बॉल से तो वो भी नहीं खेल पा रहे। लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर 10 ओवर के अंदर 4था 5वां नंबर आ ही जाता है। तो दोनों एंड से नया बॉल लगता है तो तकरीबन नया बॉल ही खेल रहे हैं। लेकिन ये है कि वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है जब वो बॉलिंग के लिए आते हैं ना, वो बड़ी डिसिप्लिन है। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश नहीं करते, वो अपनी लिमिट्स में रह के चीज़ों को करते हैं, और उनके फील्डर बहुत अच्छा साथ देते हैं कि जो बैटिंग पे प्रेशर डालती है। इतनी जल्दी ना वो बाउंड्रीज पे बॉल जाने दे रहे हैं, ना सिंगल इतनी ईजी दे रहे हैं। उनका फिटनेस। अच्छा, पेपर से पहले ऐसे नहीं होता जो बिलो एवरेज बच्चा होता है जिसको क्लास का टीचर कह रहा होता है कि तुम बहुत निकम्मे हो, तुम बहुत निकम्मे हो, वो एक्स्ट्रा तैयारी करके जाता है। नीदरलैंड को हम एपेटाइजर कह रहे थे इस वर्ल्ड कप से पहले कि वो जिस टीम के साथ खेलेंगे उनको 2 पॉइंट्स देंगे, लेकिन उन्होंने आज एक्स्ट्रा एफर्ट्स आज भी जो है ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी दिखाई हैं। और देखिए, वो डिजर्व करते हैं, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी क्रिकेट से ही दूसरों को तंग कर रहे हैं। क्रिकेट अच्छी खेल के वो मैच छीन के लेके जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका इस इवेंट में बहुत बड़ी टीम खेल रही है और उसको हराना, और मेरे ख्याल में कि हम रोज 2-3 दफा इनके बारे में हारून भाई और मैं कह चुके हैं कि इनकी जॉब्स खत्म करके प्रॉपर इनको क्रिकेटर जो है स्टेडियम अच्छे बनाए जाएं, 1-2 ग्राउंड्स बनाई जाएं इनके लिए, और आने वाले फ्यूचर में अगर ये ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑब्वियसली इनकी कंट्री में ज़रूर आगे बच्चों में, यंगस्टर्स में ज़रूर उसका फ़ायदा होता है कि वो हर बच्चा चाहता है फिर मैं भी खेलूं। तो इनकी डोमेस्टिक होनी चाहिए। मेरे ख्याल में कि आईसीसी को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, और इतनी बड़ी टीमों को हराना इसका मतलब है कि उनमें एबिलिटी है, पोटेंशियल है। और उन सब हम ये बात करते हैं कि ऐसी टीम्स को, एसोसिएट टीम्स को हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, पाकिस्तान को हराते हुए, जिम्बाब्वे को, आयरलैंड को हराते हुए, और इसी टीम ने साउथ अफ्रीका को भी हराया था इन द T20 वर्ल्ड कप एज वेल। तब भी ये बात हो रही थी कि ऐसी टीम्स को ज्यादा क्रिकेट देनी चाहिए ताकि ऐसी टीम्स, हम जैसी टीम्स या पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड के साथ कंपीट कर सके। क्योंकि कुछ ऐसी टीम्स हैं अभी, जहां तक मुझे लगता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को चलो एक मैच हरा दिया, लेकिन ये ऐसी टीम्स हैं कि आप इन टीम्स के खिलाफ स्कॉटलैंड, पापा न्यू गिनी, जिम्बाब्वे, ये टीम्स टिक नहीं पाएंगी। देखिए, एक तो मैं आपकी इस बात की जवाब देता हूँ, जो भी रहमान ने भी बात की ना,
एक तो जो आपने ओपनिंग का कहा ना, ये जो ओपनिंग स्टैंड जो नहीं हो रहा वो आउट ऑफ फॉर्म है, वरना इन्हीं लोगों ने तो क्वालिफाई करवाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों जो है सिंह और ये जो डाउड है, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते थे। तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका की प्लेयर जो है वो आके देखे ना, ट्रेविस हेड आज आए तो उन्होंने ओपन ही किया ना, सो ओपन करके उनको रन्स करना चाहिए। दूसरा जो आप बड़ी इंटरेस्टिंगली आज अगर मैं आपको बताऊं कि जो इनकी जो सबसे फिनोमिनल चीज़ थी कि इनके 6 बॉलर्स ने आज बॉलिंग की और 5 बॉलर्स ने अंडर 4 रन्स और इकोनॉमी रेट उनका 3 पॉइंट समथिंग था, सिवाय एक के शिराज को उन्होंने 2 ही ओवर दिए, वो 5.6 के उसने उससे रन्स दिए। सो ये शो करता है जो ये बात करते हैं कि डिसिप्लिन बॉलिंग है। तो इसलिए एक तो वो बहुत तेज नहीं है, इसलिए वो विकेट टू विकेट बॉल रखते हैं, और जब इस किस्म की पिचेस के लिए मैं समझता हूँ कि आइडियल बॉलिंग है। 2 जबरदस्त किस्म के इनके पास ऑफ स्पिनर है। अब इनका पास एक वो मर्वन जो है वो जो है वो भी आके करता है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन उसकी स्पिन इतनी नहीं होती। अच्छा, आर्यन दत्त की आप पहले भी बात करते थे, उनका 2.6 का इकोनॉमी रेट है, आज के मैच में 3 विकेट लिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, आउटस्टैंडिंग मतलब बॉलिंग स्पेल्स थे ये, जिसकी वजह से, और पिच थोड़ी हेल्पफुल थी। मैंने आपको बताया ना कि आज वो विकेट बैटिंग के लिए इतनी कंड्यूसिव नहीं थी। आई होप कि अगली जो पिचेस हों वो बैटिंग के लिए कंड्यूसिव हो, वरना वहां पर लो स्कोरिंग मैचेस होंगे और वहां पर किसी भी टीम के लिए कोई भी अपसेट हो जाए तो वो किसी दूसरी टीम को भी हरा सकते हैं। सो हमें भी ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। पाकिस्तान को कोलकाता के लिए उनको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ऐसे पिच, लेकिन अपने फिंगर्स में स्पिन लाना चाहिए, जो कि स्पिन मिसिंग है। जब तक गेंद टर्न नहीं होगा उस वक्त तक आप ऐसी पिचेस के ऊपर भी आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। कोलकाता में पाकिस्तान ने 2 मैचेस अपने खेलने हैं, जो कि 3 मैचेस बाकी हैं। पाकिस्तान को इन मैचेस पे कीन आई रखनी चाहिए, क्योंकि हमने वहां पे मैचेस खेलने हैं। एक ब्रेक लेते हैं, कल के मैच के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट के सुल्तान। वेलकम बैक। सनसल्ट क्रिकेट के सुल्तान स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा है। कल का मैच भी एक तमाशा ही होने वाला है, क्योंकि कल जो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 टीम है इंडिया, मुकाबला करेगी पॉइंट्स टेबल को टॉप करने वाली नीचे से टीम इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। और हमने देखा है कि पिछले वर्ल्ड कप में जब भी इंग्लैंड इंडिया सामने आया तो हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन कीपिंग दैट इन माइंड के जो इंग्लैंड की प्रीवियस परफॉर्मेंस है इन दिस वर्ल्ड कप, वो कोई खास नहीं है। इंग्लैंड ने ना तो बॉलिंग अच्छी की है, ना ही बैटिंग अच्छी की है। ऑब्वियसली जब ये 2 डिपार्टमेंट आपके अच्छे नहीं है तो आपकी फील्डिंग भी थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है। और जब इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 5 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस जीते हुए। इंडिया को सिर्फ एक जीत की ज़रूरत है अपने वो पॉइंट्स टेबल पे क्यों लिखवाने की, क्योंकि वो क्वालिफाई कर जाएंगे कल के मैच के बाद अगर वो मैच को जीत जाते हैं। पॉइंट्स टेबल जो वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका इस वक्त टॉप कर रही है टेबल को। 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 1 मैच हारा है। इंडिया ने 5 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस जीते हैं, जबकि इंग्लैंड जिसका कल मैच है उसने 5 मैचेस खेले हैं, 1 मैच वाहिद मैच धर्मशाला में बांग्लादेश से मैच जीता है, 4 मैचेस हारे हैं, 2 पॉइंट्स हैं। हारून साहब, इंग्लैंड की ऐसी परफॉर्मेंस किसी वर्ल्ड कप में नहीं देखी है। और कल मैच, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया इंग्लैंड की थोड़ी सी टसलबाजी तो है, हमने प्रीवियस वर्ल्ड कप में देखा है कि ये मुकाबला अच्छा होता है, लेकिन डू यू थिंक कि कल का मुकाबला इतना बेहतरीन हो पाएगा इंग्लैंड की फॉर्म देखते हुए? नहीं, इंग्लैंड की जो फॉर्म और जो उनका हमने ओवरऑल जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी है, कप्तान बहुत ही ज़्यादा पहले से गिरा हुआ लग रहा है, उसकी अपनी फॉर्म अच्छी नहीं है, उसके ओपनर्स की फॉर्म अच्छी नहीं है। सो जब तक आपका यूनिट एज ए होल 3 से 4 अच्छे कंट्रीब्यूशन ना हो बैटिंग में और 2 से 3 कंट्रीब्यूशन अगर बॉलिंग में ना हो तो आपका तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अब 4 मैचेस आपके बाकी हैं। अब अगर मेरा ख्याल है 4 मैचेस जीतना इंग्लैंड की जो इस वक्त की सिचुएशन है, क्रिकेट में कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से इंडिया खेलता हुआ आ रहा है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि अब कोई ऐसा लूज गेम वो खेले। यहाँ तो उनका बहुत ही बुरा दिन होगा तो वो बहुत ही गंदा खेलेंगे, लेकिन ओवरऑल एक जिस तरीके से उनका पैकेज है, उनकी पूरी बैटिंग बहुत पावरफुल है, उनकी डिलीवर कर रहे हैं बेसिकली। उनके तमाम के तमाम टॉप ऑर्डर बैट्समैन फॉर्म में हैं, उनके तमाम के तमाम टॉप ऑर्डर बॉलर फॉर्म में हैं, वो विकेट्स ले रहे हैं। शामी को आपने पहले मौका दिया, उसने आके 5 विकेट्स ले लिए। सो एक ऐसी टीम के पास जिसमें बाहर से बेंच पे बैठे हुए लोग आगे परफॉर्म कर रहे हो, और एक ऐसी टीम जो कि बेंच में इतनी दफ़ा कोशिश करके लोगों को लेकर आई, चेंजेस की, 3 चेंजेस की, और कोई भी डिलीवर नहीं कर रहा। और वो अपने उस कॉम्बिनेशन से अभी तक अपने ओपनर्स को चेंज नहीं कर रहे, खुद अपना 6 नंबर पे आ रहे हैं कप्तान, वो भी कुछ नहीं कर रहे। सो मेरे अपने नज़दीक बहुत कम चांस है, लेकिन इंग्लैंड प्रॉब्ली चाहेगी कि विनिंग नोट पे तो कम से कम कुछ फिनिश करे, 2 से 3 मैच जीते। 4 मैच जीतने की सूरत में वैसे तो ये भी 10 पॉइंट पे आ सकती है, लेकिन एज सच मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है जिस किस्म की क्रिकेट हो रही है, जिस तरह खेल रहे हैं वो।
लेकिन यू नेवर नो भाई। भाई इंग्लैंड को क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली वो क्वालिफाई अब करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने जब देखा बेसबॉल की जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली वही माइंडसेट जो है वो अपना ओडीआईज में लेके है। T20 में तो ऑब्वियसली वो बहुत बेहतरीन टीम है, हमने लास्ट वर्ल्ड कप में देखा, लेकिन वो जो है वो चैंपियंस भी हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है इस ओडीआई वर्ल्ड कप के भी। लेकिन क्या गलती कहाँ पे कर रहे हैं? चेंज क्या करना चाहिए उनको? हमें तो समझ नहीं आ रही है। एज ए क्रिकेटर आप ही बता दें। मेरे ख्याल में एक कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब उसको टीम भी इंजर्ड मिले, जिसमें 2-3 प्लेयर, मेन की प्लेयर आपके इंजर्ड हो और वो उन्होंने हिडन की हो चीज़ें जो मैच में आके एक्सपोज हो जाती है, तो फिर कप्तान कितनी जगह पे उसको कंट्रोल कर सकता है? फिर इतनी जल्दी वो टीम चेंज भी नहीं होती। और दूसरी सेकेंडली कि जब टीम में 2-3 प्लेयर्स अगेंस्ट कैप्टन या उनकी सोच चली जाए तो फिर वो टीम उस तरह परफॉर्म भी नहीं करती, उस तरह जेल भी नहीं होती। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू को इनकी टीम में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक प्लेयर्स की आपस में नहीं लग रही, तो उसकी वजह से कप्तान डिस्टर्ब रहता है। थर्डली, जिस तरह टेलर जैसा प्लेयर है, बटलर जिस तरह का विकेट कीपर और बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, उस तरह की उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। वो वैसा फॉर्म में भी नहीं है। एक ही बॉल पे मेरा ख्याल है 3 दफ़ा कॉर्ड बिहाइंड वो हो चुका है। तो इट मीन्स कि उसका माइंड ही नहीं है उस तरफ। और दूसरा, इनकी टीम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी है, कभी एक को बिठाते हैं, दूसरे को खिलाते हैं। तो जब आपकी टीम ऐसे ही हर मैच में चेंज होगी तो फिर रिजल्ट आना भी मुश्किल है। तो क्योंकि आप देखें बहुत सारी टीमें, ऑस्ट्रेलिया अगर स्मिथ है, पहले 2-3 मैच, अभी भी आज इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो उसको बिठा नहीं रहे। वो खिलाए जा रहे हैं कि उनको पता है हमारा मेन प्लेयर है, तो ये कोई एक गेम भी जितवा दे यही बहुत है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक टीम में अगर ऐसी हो, बेन स्टोक आया, वो पहले 3-4 मैच ही नहीं खेला, उस मेन प्लेयर है उनका, उसके बाद जब वो आता है फिर उसकी उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं है। तो जब आपके मेन की प्लेयर डगआउट में बैठे रहेंगे तो कैसे आप टीम को परफॉर्म करा सकते हैं? और बैटिंग इनकी, मिडल ऑर्डर इनका भी ऐसे ही है। मिडल ऑर्डर किसी भी गेम में उस तरह नहीं परफॉर्म किया कि जो इन्होंने 5 गेम 6 खेले हैं, जिस तरह का इनका मिडल रूट वैसी परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा, बटलर खुद ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। ऊपर से ओपनिंग पेयर ने 1 के 2 मैच में इन्होंने रन्स बनाए हैं, उसके बाद ओपनिंग वैसा नहीं कर रही, स्पिन डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं कर रहा। स्पेशली उसका वुड एक की बॉलर है, वो पूरा 6 के 6 मैचों में उसकी बड़ी दुर्घटना हुई है सॉरी टू से कि एक मेन बॉलर को जब आप जितनी तेज बॉल करा रहे हैं उतनी तेज हिट लग रही है। तो जब एक कप्तान के पास इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हो एक ही इवेंट में तो मुश्किल होता है उसको। अच्छा रहमान भाई, टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके भी देख लिया और पहले बॉलिंग करके भी देख लिया, तो उनके हक में कोई फैसला अभी तक आया नहीं है। तो कल टॉस में क्या करें अगर वो जीत जाते हैं तो? अच्छा, वो कहीं इंडिया को सोच ले, खुद ही करें ताकि हम पे आए ना। रहमान, मेरे जहन में एक चीज़ और भी आ रही थी। आप देखिए कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट जो है वो बेसबॉल के तौर पे शुरू की, बिल्कुल, और वहाँ पर डकेट और क्रॉले, यानी इतने ज़बरदस्त तरीके से वो खेलते हैं। टेस्ट मैचेस में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो T20 और वनडे की हिसाब से चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि उनको उन्होंने नहीं कंसीडर किया। ठीक है हारून साहब, इंग्लैंड की ऑब्वियसली बहुत सी गलतियां, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है और क्लोजिंग का कहा जा रहा है, क्योंकि क्लोजिंग का भी मैं सिर्फ ये कल डिस्कस कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर का आई एम नॉट श्योर, स्टोप्ले जो है वो इंजर्ड हुए, मुझे लगता है कि शायद कल जोफ्रा आर्चर को रिजर्व प्लेयर्स में से ऊपर लेके आ जा सके। टॉस जीत के ना इनको पहले फील्डिंग करनी चाहिए। अब हम कल 1 बजे आपसे मिलेंगे और देखेंगे कि इंग्लैंड टॉस जीतकर क्या करता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।